नागपुर में जो हुआ है उसके पहले आप जाइए उसकी जेनेसिस को समझने के लिए संभल में जो हुआ। औरंगजेब से इतनी वफादारी क्यों, इतनी बेकरारी क्यों कि उसके जाकर के जूते अपने सर पर रख रहे हैं। ये दंगे का कारण ये सोच ही रही है या फिर ये मूवी कहीं ना कहीं कारण है, ये मैं समझना चाहती हूँ। नागपुर और महाराष्ट्र पुलिस से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि 3 काम तत्काल कर लें। नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सर के साथ। आज मैं इनसे बात करूँगी जो कुछ भी नागपुर में हो रहा है, महाराष्ट्र के नागपुर में कर्फ्यू लग जाता है। सब ये कह रहे हैं कि कम्युनल वायलेंस है जिसका कारण हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे खटकती है वो ये है कि अगर कोई भी मुद्दा होता है, कभी भी कोई विवाद होता है, तो आखिर क्यों पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी होती है, क्यों पुलिस प्रशासन को नहीं बख्शा जाता है और इस लाइलाज बीमारी का इलाज क्या है, वो आज जानने के लिए हमारे साथ सारे इनसे मैं जानूंगी। क्योंकि खुद भी उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, तो इनको बहुत उत्तर प्रदेश माना गया है, हमेशा से दंगों का राज उत्तर प्रदेश में रहा है। जब वहाँ पर चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं तो बाकी जगह क्यों नहीं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। धन्यवाद तनुश्री जी, आप पधारी और आपने संवाद का अवसर दिया, धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि नागपुर में जो कुछ भी हो रहा है इसका कारण क्या है, कैसे शुरुआत होती है और क्यों उसको कंट्रोल नहीं किया गया। नागपुर में जो हुआ है उसके पहले आप जाइए उसकी जेनेसिस को समझने के लिए संभल में जो हुआ, मऊ में जो हुआ और उसके पहले दिल्ली में जो हुआ, आपको दिखाई पड़ेगा कि एक समानता है। और वो समानता क्या है? एक उसके ऊपर हमें, या तो सीए के ऊपर हमें दिक्कत है, या भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है, हमें उससे दिक्कत है। संभल में ये कोर्ट ऑर्डर, एक इंक्वायरी कमीशन आ रहा है, हमें उससे दिक्कत है। तो अगर आपको 70% चीज़ों में दिक्कत है तो अपनी दिक्कत मरोड़ करके अपनी हिप पॉकेट में रखिए। ये देश शरिया से नहीं, ये संविधान से चलता है। उत्तर प्रदेश में तो ये चीज़ समझ में आ गई। और संभल में जो हुआ तो इनका टूल किट, जो दिल्ली में आधा कामयाब, मऊ में आधा कामयाब, संभल में मालूम पड़ा कि ज़मानत जब्त हो गई दंगाइयों की, और नागपुर में चूंकि वो अनभिज्ञ थे, इनकी डायनामिक्स आपने सही कहा। हम लोग आदी हैं दंगा देखने की, दंगा का मिजाज समझने की, और हवा का रुख देखने की, दंगाइयों का चेहरा पढ़ने की हम लोगों को कला आ चुकी है। हम लोग सिर्फ भारत ही में नहीं, विदेशों में भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या देखना चाहिए। नागपुर में जो हुआ अत्यंत शर्मनाक। मैं जानता हूँ कि इसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने एक औरंगजेब की कब्र हटाने की नीयत से एक धरना प्रदर्शन किया। आरोप यह है कि उन्होंने एक चादर, और चादर के साथ साथ ये भी आरोप है, हालांकि अफवाह पुलिस बता रही है कि एक धार्मिक पुस्तक को भी उन्होंने जलाया। लेकिन जब अफवाह थी तो जिस तरीके की अफवाह फैलाई गई सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए, और आपने न सिर्फ चारों जगहों पर क्राउड फंडिंग की और फ्लैश मॉब इकट्ठा किए। सोशल मीडिया के टूल किट के तहत दिल्ली, संभल, मऊ और नागपुर, 2 शब्द याद रखिएगा, टूल किट का पार्ट, फ्लैश मॉब, क्राउड फंडिंग। दिल्ली में 120 करोड़ रुपए पीएफआई ने इकट्ठा किए थे शाहीन बाग में। यही बात संभल में भी बताई जाती है। तो आप जो पुराना पीएफआई काडर था वो अगर पैसा इकट्ठा कर लेता है, अब पुलिस की जिम्मेदारी पे हम आ जाते हैं, जिसको कहते हैं कि कम्युनल फ्लैश पॉइंट, सांप्रदायिक मिजाज। जब आप देखें दुकानें बंद हैं, हलचल नहीं है, लोग जॉगिंग शूज़ पहन करके और ट्रैक पैंट पहन करके आ रहे हैं, मुंह पे ढाठा बांध रहे हैं, तो समझ लीजिए कि चीज़ें असहज हैं, असामान्य हैं, और कुछ बवाल काटने की नीयत से आ रहे हैं। अगर ईंटें हैं, और पहले ही आपको देख लेना चाहिए कि छतों पे क्या बालू और मिर्चा मिला के रखा गया है, तेज़ाब रखा गया है, पेट्रोल बॉम्ब रखा गया है, और इस तरीके की चीज़ें, जैसे ताहिर हुसैन ने दिल्ली में अपनी छत पर गुलेल, कस्टमाइज सीरिया वाली गुलेल, कि पत्थर यहाँ से मारिए जाके गिरेगा जाके 300 मीटर की दूरी पे। नॉर्मल गुलेल तो ये क्रिकेट की पिच के बराबर, लेकिन अगर मालूम पड़े कि 2 क्रिकेट के मैदान के दूर जा कर के गिर रहा है आपकी गुलेल का सामान, तो आप समझ सकते कि कितनी तैयारी थी। पुलिस अपने इंटेलिजेंस को, अभी सूचना को, ड्रोन टेक्नोलॉजी का, और अब तो एआई का ज़माना है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, आप ड्रोन के ज़रिए ये पता लगा लीजिए। और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर हालांकि 100% करेक्ट नहीं होता है, लेकिन 75% ये करेक्ट होता है कि मान लीजिए बन्ने, भोंदू, कल्लू, पप्पू, गुल्ली अगर पहचान में आ गए
ये पहले भी कभी जेल गए थे पत्थरबाजी में, तो ये मान के चलिए कि एआई बता देगा गुल्लू पप्पी मुन्ना बन्ने ये दिखाई पड़ गए हैं, इनको दर्द घेर लीजिए, तो पुलिस जाके घेर के उनकी सेवा कर देगी। और जैसे होंगे देवता वैसा हो जाएगा पूजन। फिर मत कहिएगा पुलिस अत्याचार कर रही है। पुलिस आई ही इसीलिए है कि आप सेवा का मौका देंगे तो सेवा होगी भरपूर। बेहतर ये होगा कि आप अपने काम से मतलब रखें। यूपी पुलिस में क्या है, यूपी पुलिस में संभल में सेवा का मौका दिया, मुंह की खा गए और मामला शांत हो गया। आप ये समझते हैं कि आप जहां जिस पे चाहे पुलिस पे आक्रमण करें, और नागपुर में तो इन्होंने हद कर दी। एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ उसकी वर्दी पर और उसके साथ अश्लील और अभद्र व्यवहार किया। मैं तो चाहूँगा कि इनको चिन्हित कर लें, और जैसी सेवा उत्तर प्रदेश में होती है वो सर्वत्र होनी चाहिए। हम किसी के रास्ते में नहीं हैं, और हम उम्मीद करते हैं हमारे, जब मैं कह रहा हूँ, शासन प्रशासन पुलिस के रास्ते में कोई नहीं आएगा, और अगर आएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा जैसे सिगरेट का बट पैर के नीचे रख करके कुचल दिया जाता है, वो हालत कर दी जाएगी। आप कह रहे हैं कि आपने तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें वो हैं जो हम लोग कर चुके हैं। भाई हमारे तो सब हैं, हम सबके हैं, हम तो सेवक हैं। लेकिन अगर हमारी महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार होगा, थाना जलाने की कोशिश की जाएगी, पुलिस के वाहनों पर हमला किया जाएगा, और ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। मैंने ऐसा कोई दृष्टांत नहीं दिया जो कि इन जगहों पे नहीं हुआ। क्या दिल्ली में महिला पुलिस के साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार नहीं किया, अश्लील हरकत नहीं की? क्या इन्होंने थानों पर आक्रमण नहीं किया? क्या वर्दीधारियों के साथ मारपीट और हत्या नहीं की दिल्ली में? ये तो कहिए संभल में अनुज चौधरी और बिश्नोई एसपी संभल बच गए, वरना इनको तो मौत के घाट उतार देते ही। और मौत के घाट उतारेंगे तो क्या ये हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं पाकिस्तान से आए हैं, चीन से आए हैं, इनके भी परिवार हैं। और इसलिए ये ज़रूरी होता है कि बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है। और सिर्फ इतने में ही नहीं, अभी भी मैं चाहूँगा कि नागपुर और महाराष्ट्र पुलिस से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि 3 काम तत्काल कर लें। सबसे पहले तो रासुका यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, पब्लिक ऑर्डर नंबर 1, पब्लिक ऑर्डर के अंतर्गत इनको निरुद्ध करें। और जैसे यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, महाराष्ट्र में है मकोका, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट, जिसमें भी चल अचल संपत्ति हो जाती है कुर्क और घर में झाड़ू लग जाता है, खिड़की दरवाजे के पल्ले भी उखड़ करके थाने चले आते हैं, बैंक अकाउंट तो फ्रीज हो ही जाता है। आप इतनी कार्रवाई कर दें तो मैं देखूंगा कि किस में इतना दम है कि जो पुलिस की वर्दी की तरफ आंख उठा के देख ले, या फिर जो है शरिया की बात करें। दरअसल आपने टर्मिनल कैंसर के ऊपर, यानी कैंसर की आखिरी जो स्टेज है उसके ऊपर अगर आप लाल दवा लगाएंगे तो बात बनेगी नहीं। कैंसर का इलाज कैंसर की तरह होना चाहिए। इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि एक मूवी रिलीज़ होती है छावा, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज पर होती है। उसमें कहीं ना कहीं औरंगज़ेब को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को जो है आहत पहुंचती है, मुस्लिम समाज के लोगों को। उसके बाद सपा के जो नेता है वो भी उतर आते हैं औरंगज़ेब का समर्थन करते हुए कि जो औरंगज़ेब थे वो क्रूर नेता तो कतई नहीं थे, क्रूर शासक वो कतई नहीं थे। जिसके बाद लगातार हमने देखा कि जो है जैसे संभल में हुआ था, पत्थरबाजी पुलिस प्रशासन पर, लोगों की बात नहीं सुनना, या हिंदू समाज की उनका मन नहीं समझना कि वो क्या चाहते हैं, उनका क्या इंटेंशन था, वो चीज़ जनता तक पहुंचाने के पीछे, और उस पर रिएक्शन हमें सामने देखने को मिलते हैं। औरंगज़ेब से इतनी वफादारी क्यों, इतनी बेकरारी क्यों कि उसके जाकर के जूते अपने सर पर रख रहे हैं, फातिहा आप पढ़ रहे हैं, उसको रहमतुल्लाह कह रहे हैं आप। और अगर विश्व में क्रूरतम अगर शासक कोई ढूंढे आप, तो 2 नाम सामने आते हैं, एक औरंगज़ेब और एक चंगेज़ खां। चंगेज़ खां तो क्रूर था ही, लेकिन औरंगज़ेब ने तो क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने क्रूरता की सारी हदें ऐसे पार कर दी, हमारे सिख गुरुओं को रज़ाई में, उसमें रुई में लपेट करके उनको आग के हवाले किया, हाथी से चुनवाया, उनको कटवा दिया 2 हिस्सों में, एक हाथी एक तरफ, एक हाथी दोनों पैर से बांध के चिरवा दिया, शहजादों को दीवार में चुनवा दिया गया। और जो क्रूरता की हदी थी, छावा में अगर दिखा दिया कि जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उसमें बहुत आपको आपत्ति हो रही है। औरंगज़ेब के कसीदे पढ़ने में आपको शर्म नहीं आती है कि जो हमारे सम्मान के और आस्था के प्रतीक थे, उसके मस्तक पर आप पैर रख करके आगे बढ़ रहे हैं और उसकी निंदा न करके आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा निर्लज्जता क्या होगी। और ठसक ये कि हम छुई मुई हैं, कोई हमारी तरफ देख लेगा तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। हमारी तरफ किसी ने देख लिया, औरंगज़ेब क्या है आपका, क्या लगता है आपका, इतनी आप उससे ज़्यादा क्यों कर। आपने सुना होगा कि बाहर से विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं, जैसे बिजली के विशेषज्ञ, एटॉमिक एनर्जी के विशेषज्ञ, चिकित्सा के विशेषज्ञ, शल्य के विशेषज्ञ,
या आपके मौसम के विशेषज्ञ, क्योंकि जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, औरंगज़ेब ने भी कुछ विशेषज्ञ इराक से और सऊदी अरब से बुलवाए थे। बताइए कौन से विशेषज्ञ बुलवाए थे? मानव शरीर को कैसे टॉर्चर किया जाता है और कैसे तड़पा तड़पा करके उसका प्राण लिया जाता है, ऐसे विशेषज्ञ उसने इराक से सऊदी अरेबिया से बुलाए थे कि नाखून और गोश्त के बीच में अगर कील ठोकें और उसमें मिर्चा डालें आँख में और गर्म सलाख मिर्चे में भिगो करके अगर आँख में डालें, ये सब जो है उन्होंने सोचा कि इस तरीके की जैसे मानव शरीर को टॉर्चर किस प्रकार किया जाता है, ऐसे सैडिस्टिक शासक के ऊपर मैं समझता हूं कि इसके सारे स्मारक, इसका नाम और निशान ख़त्म होना चाहिए। एक चीज़ मैं और पूछता हूं आपसे, आप तो बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत रत्न राष्ट्रपति, उनके नमाज जनाजा में कितने लोग गए थे आप देख लीजिए, और औरंगज़ेब के कसीदे पढ़ने के लिए कितने लोग जाते हैं, रहमतुल्लाह कहने वाले, और बुरहान वानी के नमाज जनाजे में कितने लोग गए थे आप देख लीजिए। तो आपको मानसिकता जो जिहादी है आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। तो एक चीज़ सोच लें कि अगर जिहादी मानसिकता है तो सभ्य समाज में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। और फिर जब आप मौका देंगे, क्योंकि आपने मौका दे दिया भाई, इंग्लैंड में तो भाजपा नहीं है, बेल्जियम में तो आरएसएस नहीं है, जर्मनी में तो मोदी जी नहीं है, फ्रांस में तो योगी जी नहीं है, बवाल आप वहाँ भी काट रहे हैं। जिहादी जो मेंटालिटी वाले हैं वो लोग अभी अपनी सहिष्णुता, सेकुलरिज्म, उदारता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब वो भी समझ रहे हैं उदारता की भी एक सीमा है, उदारता की भी जितनी उदारता आपके लिए उतनी उदारता मेरे लिए, उतनी उदारता आशुतोष के लिए, और उतनी ही उदारता सबके लिए है। कोई अलग खाने नहीं बने हैं, पैमाना और नपना एक होगा। अगर आपने लक्ष्मण रेखा संविधान की पार की, बात करते हैं ठसक संविधान की, हाँ, आपकी बात पूरी हो जाए तो संविधान की, आपकी बात पूरी न हो तो आप ये भी कह देंगे कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम राम मंदिर ध्वस्त करके हम वहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। आपने सुना होगा एक मौलाना जो बहुत भौंकते हैं, कैसे बना लेंगे आप अगर इसी बात पे आ जाएं? क्योंकि कुत्ता मुझे काट ले तो मैं कुत्ते को काटता नहीं हूँ। पागल कुत्ते का इलाज दूसरा होता है, उसको काटा नहीं जाता है, उसका इलाज होता है। होशियार को इशारा काफ़ी है। तो इस तरीके से जो कहता है ना कि राम मंदिर जब हमें मौका मिलेगा तो फिर मौका हमें मिल जाएगा तो हम भी देख लेंगे आपको, इसमें कौन सी बात है? तो सर, ये दंगे का कारण ये सोच ही रही है या फिर ये मूवी कहीं ना कहीं कारण है, ये मैं समझना चाहती हूँ आपसे। तो ये बहाना छावा तो यहाँ भी आई थी यूपी में, यहाँ तो दंगे नहीं हुए। बस देखो, जहाँ तंदुरुस्ती हजार नियामत, हाथ पैर बचा रहे, हम थोड़ा लूट खसोट मचा लें, पुलिस के ऊपर पथराव कर लें, अपनी भड़ास हम निकाल लें, वहाँ कर लें। आप छावा पिक्चर तो यहाँ पे भी आई थी यूपी में, छावा पिक्चर तो और भी जगह आई थी, लेकिन जहाँ मौका मिला कि जहाँ लुंज पुंज प्रशासन देखा, जहाँ पर देखा तैयारी नहीं थी और जहाँ पर देखा कि लूट खसोट के पर्याप्त अवसर है, वहाँ हो गया। बाकी तो जहाँ पर मालूम पड़ा कि तेल की भीगी लाठी तैयार है और राइफलें तैयार हैं, रबर बुलेट तैयार हैं, टीयर गैस तैयार है, वहाँ पे साहस नहीं करेंगे। ये बड़े अक्लमंद है, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर मौका मिल सकता है, मैं वहाँ पर ये सब कुछ करना है। कुर्तुलैन हैदर एक अच्छी शायरा रही हैं। ये मौलवी शरीयत के अलावा कुछ जानते नहीं, ये मौलवी शरीयत के अलावा कुछ जानते नहीं, मगर अंधेरे में अगर मौका मिले तो चूकते भी नहीं हैं। इन दो लाइनों में पूरी फिलॉसफी आ गई है। ये मौलवी शरीयत के अलावा कुछ जानते नहीं, अंधेरे में अगर मौका मिले तो चूकते भी नहीं हैं। अब चूकने में सब चीज़ें आ जाती हैं, लूट खसोट, यौन अपराध, हर चीज़ आ जाती है, थाने पे हमला आदि। तो यही पे मौका देख करके, तो मौका इनको दीजिए ही मत। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यूपी ने अपनी नसीहतें ले ली हैं, आप मौका देंगे सेवा का तो वक्त से पहले उम्मीद ज़्यादा आपकी हो जाएगी ऐसी सेवा कि नाती पोतों का बताएंगे कभी आपकी सेवा हुई थी। सर, कहीं ना कहीं क्या विपक्ष भी कारण है ये जो दंगे लगातार होते रहते हैं इनका? क्योंकि एक तरफ जब दंगे होते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं से किसी न किसी नेता का समर्थन इनको प्राप्त हो जाता है, तो क्या वो सपोर्ट सिस्टम के दम पर ये सारी चीज़ें होती हैं क्या? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, एक ढूंढो हजार मिल जाएंगे इनको सपोर्ट करने वाले। कुछ कहते हैं नहीं औरंगज़ेब बहुत अच्छे हैं, क्या मजबूरी है आपकी? औरंगज़ेब से आपका कोई रिश्ता है? औरंगज़ेब से आपने कोई जागीर आपके नाम लिखी है? जब औरंगज़ेब को सर जदुनाथ सरकार 3 वॉल्यूम में उन्होंने लिखा, सर आप उसको पढ़ना चाहें, मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जिनको पढ़ना है औरंगज़ेब के बारे में, सर जदुनाथ सरकार एक एक टॉर्चर और जो कुछ उसने किया है
उसका पूरा हिसाब दिया है। लेकिन कुछ लोग उस पर गणित लगाते हैं कि इनके पिताजी ने शाहजहां के ज़माने में हिंदू मनसबदार इतने थे, इनकी प्रतिशत इतनी थी, औरंगज़ेब के समय में हिंदू मनसबदार की प्रतिशत शायद 2% बढ़ गई। पता नहीं कौन सा गणित, कहाँ का हिसाब। इसको भी अलतकैया कहते हैं कि झूठ बोलने में भी एक महारत, नए डायमेंशन में ऐसी चीज़ कहो जो कि या तो पूर्णतः झूठ हो या अर्धसत्य हो, तो कम से कम भ्रम की बात। अबू आज़मी को ले लीजिए, इसके अलावा और कितने आप रोज़ टीवी में देख लीजिए जो मौलाना लोग हैं, औरंगज़ेब के बारे में एक शब्द उसकी आलोचना नहीं करेंगे। फिर कह देंगे कि औरंगज़ेब के ज़माने में जो राजपूत मनसबदार थे, जो शिवाजी महाराज को इन्होंने हवाले किया था, वो तो आप उनके बारे में क्यों कुछ नहीं कहते हैं। और एक और देखिए, तूफ़ान बदतमीज़ी, आप अंग्रेज़ों की भी तो कब्र हैं, उनको क्यों नहीं खोदते हैं। अंग्रेज़ों ने किसी की आँख में सलाखें नहीं डाली थी। अंग्रेज़ों ने किसी की बहू बेटियों को इस तरीके से जलील और अपमानित प्रताड़ित नहीं किया था कि हज़ारों औरतों को एक साथ जौहर करना पड़े। उन्होंने पूजा स्थल और भारत का मान सम्मान सनातन का, उसको प्रताड़ित और अपमानित नहीं किया था। तो मुकाबला मुकाबले से होना चाहिए, राक्षस का राक्षस से होना चाहिए। और राक्षस का मुकाबला किससे होगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में कोई एक फर्जी मुठभेड़ सिवाय जलियांवाला बाग के आप बता दीजिए कि एक अत्याचार वो था, और 1857 के बाद जुल्म ज़्यादती की बातें आई थी। इसके अलावा जो औरंगज़ेब है, मैं तो कहता औरंगज़ेब का एक दिन और अंग्रेज़ों के 200 साल, तो भी औरंगज़ेब का टाइम भारी पड़ेगा वो एक दिन। सर, जिस तरीके से हम देखते हैं प्रशासन पर लगातार पत्थरबाजी होती है, जैसे मुस्लिम समाज की तरफ से जब भी कोई हिंसा भड़कती है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी ज़रूर होती है, तो इसका एक कारण क्या प्रशासन पर भरोसा नहीं है या उस पर विश्वास नहीं है कि प्रशासन हमारा भी है, हमारे लिए भी काम कर रहा है। आप बिल्कुल ही, आपकी दिशा, लाइन और लेंथ बिल्कुल गलत है। आप कश्मीर में जाइए, वहाँ तो पत्थर चलते थे। पत्थर क्या अपनी स्वप्रेरणा से करते थे? अरे पैसे मिलते थे, ISI पाकिस्तान से पैसे मिलते थे तो पत्थर चलते थे। यहाँ पर अगर भारत जीता, पाकिस्तान, हम कहते हैं पाकिस्तान को भी मान लीजिए हराया है, न्यूजीलैंड को हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी अगर भारत ने ली तो मिर्ची क्यों लग रही है। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको भारत का विरोध करना है, प्रशासन का विरोध करना है। जैसे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है कि क्रांति की शुरुआत बंदूक की नाल से शुरू होती है, तो आप भी समझते हैं कि क्रांति की शुरुआत बंदूक की नाल से शुरू होती है। और किसी भी आंदोलन में पुलिस और प्रशासन हमेशा गलत, आंदोलनकारी हमेशा सही। तो जब इस अवधारणा से ही आप अपना आंदोलन चला रहे हैं तो ये कहा ही जाएगा कि पुलिस गलत है इसलिए हम उससे पथराव करेंगे, थाने पर हम पथराव करेंगे। तो आपके सामने ही जब आपने मन बना ही लिया है कि आप गलत और हम सही, और इसलिए हम, तो ये मंसूबे दूर करने के लिए मेरा आह्वान होगा, कानून इतनी ताकत देता है आपको कि आप इनको मटियामेट कर सकते हैं कानून की परिधि में रहते हुए। नंबर 1, पहले मकोका गैंगस्टर एक्ट और NSA के अंतर्गत कार्रवाई कीजिए। नंबर 2, अगर ये आपको पथराव करते हैं पुलिस वालों के साथ या थाने पर आक्रमण करते हैं तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपनी या किसी और की हिफाजत में न्यूनतम बल प्रयोग, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके गिरफ्तार किया। ध्यान से सुनिए, ये ऐसी हर FIR में, ये यूपी में लिखा जाता है, आज से नहीं 50 साल से, इसीलिए उर्दू है ये। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट, अब मुनासिब जो एक शब्द है, अप्रोप्रिएट, उचित। अब ये उचित ये हो सकता है कि आप मुझे एक थप्पड़ मार दीजिए, और दूसरा उचित ये होता है कि मार मार के भरता बना दीजिए। अब ये तो मौका, ये वारदात पे देखा जाएगा उचित कितना होता है और क्या होता है। लेकिन नसीहत बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। जो सेवा का मौका दे, मैं फिर कहूँगा, वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा सेवा कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपने देखा क्या कहना था उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह सर का। जो कुछ भी महाराष्ट्र के हालात हैं उसको लेकर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चीज़ों को कंट्रोल किया गया और महाराष्ट्र में कैसे चीज़ों को अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि अभी कर्फ्यू लग गया है और चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है पूरी तैयारी कर रहा है कि इन चीज़ों को रोका जा सके, आगे और दंगा ना बढ़े। ऐसी तमाम जानकारियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।